वामसेप संगठन का भारत के संविधान में पूर्ण जो है विश्वास है और हम देश की सभी समस्याओं का समाधान भारतीय संविधान तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के संविधान का सबसे बड़ा जो है विरोधी है। और यही नहीं, बाबा साहब ने कहा था कि अपने जाओ और अपनी घर के दीवारों पर लिख लो कि तुम्हें इस देश का शासक करती जमात बनना है। जाति के नेताओं को जो साठगांठ कर रहे हैं, ऐसे चमचों को और ऐसे दो सनातनी और प्रगतिशील को, इनको नहीं समर्थन करना है। हम जो है इस देश का शासक करती जमात बनेंगे। धन्यवाद कुमार संजय जी। हमारे इस सब्जेक्ट पे सभी जो स्पीकर हैं, भाई प्रभात सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मंडल सेना, हमारे युवा साथी इंजीनियर ललित कुमार जी, प्रोफेसर बीरेंद्र सहारे जी और रमाकांत ठाकुर सर। तो सभी वक्ताओं ने लगभग विषय को स्पष्ट कर दिया है। मुझे लगता है आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि तो सर्वप्रथम मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महामानवों को अपना आदर सम्मान व्यक्त करते हुए जो आज का विषय है, पिछड़े वर्ग के नेताओं की संविधान विरोधियों के साथ साठगांठ, क्या करें इनके साथ। तो मुझे लगता है कई बातें स्पष्ट हो गई है। एक बात तो ये है कि जो पिछड़े वर्ग जो शब्द है, ये जो वामसेप जब से बना था तब से वामसेप में जो शब्द बी है वो बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं तो वामसेप का जो हैंडबिल होता है उसको आप पढ़ें तो उसमें लिखा रहता ऑल इंडिया बैकवर्ड। तो बैकवर्ड को कामा में फिर डिफाइन किया जाता है कि SC ST OBC। तो जब हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं तो उसमें SC ST OBC तीनों शामिल है। और संविधान के आर्टिकल 16(4) और 15(4) में जो बैकवर्ड क्लास की डेफिनीशन है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन हैं, उन्हीं को हम बैकवर्ड क्लास मानते हैं। तो ये बात हमारे वक्ता लोग स्पष्ट कर चुके हैं। अब दूसरी जो बात है कि जो वामसेप संगठन है, विषय के प्रारंभ में ही मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वामसेप संगठन का भारत के संविधान में पूर्ण जो है विश्वास है और हम देश की सभी समस्याओं का समाधान भारतीय संविधान के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चाहते हैं। और हमारा हिंसा में रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। जब हम हिंसा नहीं करने की बात करते हैं तो हम डॉक्टर अंबेडकर से सहमत होते हैं। उन्होंने कहा नीड टू किल और बिल टू किल। तो उन्होंने कहा बिल टू किल नहीं होना चाहिए। किसी को मारने की इच्छा या मारने के बारे में सोचना ये हम नहीं करते हैं। तो हमारे अंदर बिल टू किल तो नहीं है, लेकिन अगर नीड टू किल है तो उसको बुद्ध ने भी जस्टिफाई किया और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जस्टिफाई किया। तो हमारा हिंसा में विश्वास नहीं है। इट मीन्स बिल टू किल हमारे अंदर नहीं है, लेकिन नीड टू किल है। जैसे टेररिस्ट कोई आता है हमारे दुश्मन देशों से और हमारे देश पे अटैक करता है तो वहाँ नीड टू किल है। और नीड टू किल को बुद्धा ने भी जस्टिफाई किया है और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जस्टिफाई किया है। अब जो दूसरी बात है इस विषय की कि संविधान विरोधी कौन है, तो मेरे हिसाब से संविधान विरोधियों में हमको जितने संविधान का विरोध कर रहे हैं सब एक ही श्रेणी के नहीं हैं, उसमें भी ग्रेड है। कोई तो संविधान का बिल्कुल कट्टर विरोधी है और कोई संविधान को तो थोड़ा विरोध करता है। और कुछ अपने अंदर हैं, जो अपने अंदर हैं, जिनके कारण जिस संविधान के कारण
उनकी प्रेस्टीज और उनकी पोजीशन और उनकी पावर, और जैसा रमाकांत जी ने कहा उनके पास पैसा, ये सब आया है। लेकिन वो भी संविधान का विरोध कर रहे हैं, और उसमें कुछ जानबूझ करके विरोध कर रहे हैं और कुछ जो है अनजाने में विरोध कर रहे हैं। तो जो अनजाने में विरोध कर रहे हैं वो हमारे भाई अज्ञानतावश कर रहे हैं, तो उनको हम सुधार सकते हैं, और कुछ जानबूझ करके विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो संविधान का विरोध है, जब संविधान बन रहा था, जो हमारे यहाँ पर्चा छपा उसमें भी छपा हुआ है ये, उस समय आरएसएस का जो अखबार निकलता ऑर्गेनाइजर, उसमें ये छपा, कोट, द वर्स्ट अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत इज दैट देयर इज नथिंग भारतीय अबाउट इट। द ड्राफ्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव इनकॉर्पोरेटेड इन इट एलिमेंट्स ऑफ ब्रिटिश, अमेरिकन, कनाडियन, स्विस and sundry other constitution, but there is no trace of ancient Bharati constitutional laws, institution, nomenclature and phraseology in it. But in our constitution, there is no mention of the unique constitutional development in ancient Bharat. Manu's laws were written long before Lycurgus of Sparta, Solon of Persia. To this day, his laws are enunciated in the Manusmrit, excite the administration of the world and elicit spontaneous obedience and conformity. But our constitutional Pandit, that means nothing. ये ऑर्गेनाइजर में छपा, इसका हिंदी अनुवाद हमारे हैंडबिल में छपा हुआ है। इसका मतलब है कि आरएसएस ने ये कहा कि मनुस्मृत जो इतना पुराना कानून है, उसको संविधान में स्थान नहीं दिया गया है, जिसकी पूरी विश्व में व्याख्या है। दूसरा जो है, ये 1949 में उनका जो ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में ये छपा था। दूसरा जो है 11 जनवरी 1950 को उन्होंने जो है ऑर्गेनाइजर में एक कार्टून छपा, और उस कार्टून में डॉक्टर अंबेडकर को लिलीपुट दिखाया गया। एक लिलीपुट बुक है, पता नहीं आप लोग पढ़े हैं नहीं। लिलीपुट में मतलब छोटे साइज के आदमी होते थे, मतलब एक फीट के आदमी होते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर को छोटा करके उसमें दिखाया गया, और ये लिखा गया कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो मॉडर्न मनु नहीं हो सकते, मनु के सामने उनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल लिलीपुट की तरह से है, छोटा है। 7 दिसंबर 1949 को जब हिंदू कोड बिल पारित हो रही थी, अभी आपने नारी वंदन विधेयक सुना है, तो जब हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया, उस समय ऑर्गेनाइजर में ये छपा, बी अपोज द हिंदू कोड बिल, बी अपोज इट बिकॉज इट इज अ डेरोगेटरी मेजर बेस्ड ऑन एलियन एंड इमोरल प्रिंसिपल। इट इज नॉट a Hindu code bill, it is anything but Hindu। तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल ला रहे हैं, उसमें हिंदुओं का कोई भी नियम नहीं है, ये एलियन मतलब विदेशी तत्व है। आज जो लोग मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के संविधान का सबसे बड़ा जो है विरोधी है। और यही नहीं, जब हिंदू कोड बिल पारित हो रहा था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक एजिटेशन हुआ 11 दिसंबर 1949 को, और ये रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, और उसमें वक्ताओं ने ये भाषण दिया कि ये जो हिंदू कोड बिल है ना, ये एटम बम है हिंदू सोसाइटी के ऊपर। मुझे लगता है ये भाषण तो सही था। निश्चित रूप से बाबा साहब जो हिंदू कोड बिल लाए, तो वो महिलाओं के लिए हिंदू जो कुरीतियाँ थी उसको समाप्त करने के लिए एटम बम का ही काम किया जो है। इसके अलावा जो के सुदर्शन है, उसने जो है संविधान के बारे में कहा, मैं कोट करता हूँ, वी नीड नॉट टू फाइट साई ऑफ अल्टरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली,
having already amended it 100 times and said that France had done the revision 4 times. There is nothing sacrosanct about it. In fact, it is the root cause of most of the country's ills. अब गोलवरकर ने जो भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा, कोट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज नॉट अ कम्बरसम and heterogeneous piecing together of various articles from various constitutions of Western countries. It has absolutely nothing which can be called our own. Is there a single word of reference in it, guiding principle as to what our national mission is and what our key note in life is? So, ये जो RSS संगठन है और इसके जो ऑफशूट हैं, सारा नाम रमाकांत ठाकुर जी ने ले लिया, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये जो है भारतीय संविधान के सबसे बड़े विरोधी हैं। और ये भारतीय संविधान का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि भारत का जो संविधान है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है, जबकि इनका जो सिद्धांत है वो समाज को जातियों में बांटने, समाज में गैर बराबरी स्थापित करने और महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम जो है करता है। तो एक जो संविधान विरोधी को तो आपने पहचान लिया। एक संविधान विरोधी कौन है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो आरएसएस है और उसके जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है संविधान के सबसे बड़े विरोधी हैं। लेकिन इसके अलावा भी और लोग भी संविधान विरोधी हैं, उनका कैसे पहचान होगी? तो संविधान विरोधियों को जो डॉक्टर सब वक्ताओं ने इशारा किया, ललित ने भी बोला कि जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा ये बात कि सनातनी ब्राह्मण और प्रगतिशील ब्राह्मण एक शरीर की दो भुजाएं हैं। सनातनी ब्राह्मण और प्रगतिशील ब्राह्मण एक शरीर की दो भुजाएं हैं, इन दोनों को अलग अलग रख के नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा जो संविधान का विरोधी है वो है जिसने कि भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की आर्थिक नीति को भारत में लागू किया, क्योंकि ये जो नीति है वह जो है भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्वों से मेल नहीं खाती है। लेकिन ये इन लोगों का योगदान भी है। ये जो दूसरा है जो प्रगतिशील है, जिसको कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, इनका योगदान भी है वो कि संविधान बनवाने में इन लोगों ने पूरा बाबा साहब को साथ और सहयोग दिया और इनके सहयोग से ही भारत का संविधान बना। लेकिन जो पहला विरोधी है वो ज़्यादा खतरनाक है। अब जो तीसरा जो विरोधी है संविधान का, जिसके बारे में मानवर कांसीराम ने चमचा युग पुस्तक लिख करके स्पष्ट कर दिया है और जिसके बारे में मौर्य जी ने कल उदाहरण दिया कि कुतिया के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे के घर में पैदा होते हैं और वहाँ उनका पालन पोषण होता है और वहाँ की विचारधारा और वहाँ की सीख के आते हैं, तो दूसरे मोहल्ले के कुत्ते जाते हैं तो उनको ही वो भौंकते हैं, उस कैंपस में एंट्री नहीं करने देते हैं। तो ये इसके बारे में मानवर कांसीराम ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, चमचा युग। मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने चमचा युग पुस्तक पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो वो 1982 में वो पब्लिश हुई है और बामसेब का एक तरह से पहला वो लिटरेचर है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं उन्हें एक बार चमचा युग पुस्तक ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो तीसरा भी दुश्मन जो हमारा स्पष्ट है वो है चमचे, जो विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं। ये हमारे संविधान के तीसरे विरोधी हैं। इनके साठगांठ से हमारे दुश्मन मजबूत होते हैं और मजबूत होने के बाद वो संविधान विरोधी नीतियों को हमारे ऊपर लागू करते हैं जो है। अब चौथा जो संविधान विरोधी है वो आज का छोटी छोटी परिवारवादी पार्टियां हैं। ये जो छोटी छोटी परिवारवादी पार्टियां हैं जिनमें बिल्कुल लोकतंत्र का अभाव है,
ये बहुत हल्के में बिकने के लिए तैयार रहते हैं। इनको क्या चाहिए, एक एमपी मतलब और 4-5 विधायक, एक छोटा सा मंत्री, और इतने में ही ये साठ-गांठ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इनके कारण हमारा जो वोट है उधर ट्रांसफ़र हो जाता है और वो मजबूत हो जाते हैं, और वो मजबूत होकर के जो है सरकार में आते हैं, और फिर हमारे ही समाज के विरुद्ध में नीतियां बनाते हैं, और उन नीतियों में हमारा नुकसान होता है। तो कुल मिला के ये जो 4 जो कैटेगरी है ये संविधान विरोधियों की है, जो मैंने आपको बताया। एक और कैटेगरी है कि हमारे में, ये तो 4 जो कैटेगरी है ये मैंने आपको बताया कि ये जानबूझ करके, मतलब ये पूरा सोच समझ के है। और एक कैटेगरी और है संविधान विरोधी की, कि जिनको मुझे लगता है कि अज्ञानता में संविधान को वो पढ़े नहीं हैं, संविधान की भावना को वो जानते नहीं हैं, और जानने के कारण, जो न जानने के कारण संविधान का वो विरोध जो है करते रहते हैं। क्योंकि भारत के संविधान को अगर आप पढ़ो तो मोटा मोटा जो बात समझ में आती है, पहली बात जो समझ में आती है कि भारत का संविधान लोकतंत्र की वकालत करता है। लोकतंत्र मतलब 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, इसकी बात करता है। तो अगर आपका चरित्र लोकतांत्रिक नहीं है तो आप जो है संविधान की जय भले बोलते रहिए, लेकिन अंत में आप संविधान की जो बेसिक स्पिरिट है उसके खिलाफ में जाके काम करते हैं। दूसरा जो भारत का संविधान है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, कानून के शासन की बात करता है। अगर आप कानून के शासन की बजाय व्यक्ति के शासन से गवर्न हो रहे हैं, या कानून के शासन के बजाय व्यक्ति के शासन को महत्व दे रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं संविधान की जो बेसिक स्पिरिट है उसके खिलाफ में है। तीसरा जो है, भारत का संविधान शक्तियों के बंटवारे की बात करता है, कि शक्तियां जो है सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ लिखा है ना वहाँ पावर टू द पीपल, कि ये शक्तियाँ जो है जनता के पास जानी चाहिए। शक्तियाँ जो है किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए। तो भारत के संविधान का एक बेसिक फीचर है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि शक्तियों का ये बंटवारा करता है। तो अगर आप शक्तियों के बंटवारा नहीं हो रहा, शक्तियाँ सेंट्रलाइज हो रही है, तो इसका मतलब कि वो कहीं न कहीं जो है आप जो है संविधान की बेसिक स्पिरिट के आप खिलाफ काम कर रहे हैं। और संविधान जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपनाने की बात करता है, तो आप अगर पाखंडवाद को फैलाने में लगे हुए हो, झूठ को फैलाने में लगे हुए हो, तो निश्चित रूप से आप जो है संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरी हो गई संविधान विरोधियों की। पहला तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आरएसएस ने अपना रिटन में संविधान का विरोध किया है और मनुस्मृति की प्रशंसा की है जो है। और हम लोगों ने क्या किया है कि मनुस्मृति का, हम लोगों ने क्या, हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, फूले के अनुयायी हैं, कबीर बिरसा पेरियार के अनुयायी है, बुद्ध के अनुयायी हैं। तो हम तो जो हमारे महामानव बता गए हैं उनकी लाइन पे चल रहे हैं। तो हमारे महामानव ने क्या किया, बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया, तो हमने भी मनुस्मृति का दहन कर दिया। और हम संविधानवादी हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, और हम किसी अन्याय अत्याचार में विश्वास नहीं करते, दूसरों पे हम अन्याय अत्याचार करने का प्रयास भी नहीं करते। तो हम लोगों ने ये 2 मनुस्मृति की होली जलाई, और दूसरा जो है BS4 अभियान चलाया जो है। तो हमारा इन 2 चीज़ों में विश्वास है। और दूसरा जो मैंने विरोधी बताया संविधान के, कि जो प्रोग्रेसिव आपको समझते हैं, उन लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को लागू करके संविधान का विरोध किया। और तीसरा जो हमारे विरोधी हैं वो हैं जो विभिन्न पार्टियों में चमचा के रूप में उपलब्ध हैं। उनके बारे में जानकारी करने के लिए डिटेल में आप कृपया चमचा युग पुस्तक पढ़ लें, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। और चौथी जो कैटेगरी है वो छोटी छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसा कि रमाकांत जी ने कहा
कि संविधान के कारण इनकी पोजीशन बनी है, संविधान के कारण उनको सम्मान मिला है, तो या तो अज्ञानता में, मतलब ये सारा रिकॉर्ड पे है कि आरएसएस ने संविधान के बारे में ये बोला है और उस संविधान के कारण इनकी पोजीशन बनी है, तो या तो इतने मूर्ख हैं ये, या इतने अज्ञानी हैं, या ये बहुत ही शातिर और बहुत ही धूर्त हैं कि ये जानते हुए भी कि ये जो संगठन है वो संविधान विरोधी है, उसके साथ साठगांठ कर रहे हैं और उसको मजबूत कर रहे हैं। अब तो ये सवाल है कि आपने पहचान लिया, मुझे लगता है कि सारे वक्ताओं की बात के बाद आपने ये बात तो पहचान लिया कि संविधान विरोधी कौन है और कौन है जो संविधान विरोधियों के साथ साठगांठ कर रहा है। तो ये बात अगर स्पष्ट हो गई है तो क्या करें इनके साथ, है ना। अब ये सवाल है क्या करें इनके साथ, तो मुझे लगता है ललित ने भी बताया है और रमाकांत जी ने भी बताया है। तो मतलब इनके साथ क्या करना है, आपको संविधान के बारे में थोड़ी जानकारी करनी है, BS4 अभियान के बारे में, चमचा युग पुस्तक को पढ़ना है जिससे कि आप दूसरी कैटेगरी के चमचों को पहचान सकें, और मॉडर्न जो चमचे हैं जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के तहत जा करके इनसे अलायंस करके इनकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, इन सारे जो संविधान विरोधी तत्वों को समाज में एक्सपोज करना है, समाज में जाके इनका भंडाफोड़ करना है कि ये भाई हमारे दुश्मनों से जाके ये मिल गए हैं और वहाँ से मिल करके उसकी ताकत बढ़ा करके ये आप समझ रहे हैं कि ये आपके समाज के, क्योंकि ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो सब जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, हर एक छोटी जात की एक राजनीतिक पार्टी खड़ी हो गई है, तो वो उस जाति के लोगों को जाके समझा रहे हैं कि ये तुम्हारी जाति का नेता है और तुम्हारी जाति के हित में काम करेगा। तो आपको एक्सपोज करना है समाज में कि ये संविधान विरोधियों के साथ साठगांठ करने से ये न तो हमारी जाति का भला करेगा न मूल निवासी बहुजन समाज का भला करने वाला है। ये बात आपको एक्सपोज करना है उदाहरण दे करके जो है। तो अगर आप उनको समाज में एक्सपोज कर देते हैं कि ये जो अलायंस कर रहे हैं संविधान विरोधियों के साथ और साठगांठ कर रहे हैं, साठगांठ करके अंत में जो है संविधान को उसकी मूल भावना में लागू करने की बजाय मनुस्मृति के शासन को ये थोपना चाहते हैं, क्योंकि वो जो संगठन है उसके दिमाग में तो मनुस्मृति बसी हुई है, कह भले नहीं रहा है लेकिन बहुत सारे टाइम पे उसने कहा है, तो उसके दिमाग में मनुस्मृति बसी हुई है और मनुस्मृति को वो संविधान के ऊपर वरीयता दे करके उसकी विचारधारा को लागू कर रहा है। तो इनके साथ क्या करना है कि इनको समाज में एक्सपोज करना है, और दूसरा आपको अपने आचरण में सुधार करना है, और आपको जो संविधान का बेसिक फीचर है वो है लोकतांत्रिक प्रणाली, सामूहिक नेतृत्व, और जो है लोकतांत्रिक प्रणाली, सामूहिक नेतृत्व, शक्तियों का बंटवारा और जो है शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना, ये जो प्रिंसिपल है ये आपको अपने अंदर इनकलकेट करना है और समाज में भी इसको स्थापित करना है कि जो गैर लोकतांत्रिक है वो भी संविधान विरोधी है, जो शक्तियों का केंद्रीकरण कर रहा है वो भी संविधान विरोधी है, जो शक्तियों का बंटवारा नहीं करना चाहता, अपने ही लगातार रहना चाहता है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे जॉर्ज वाशिंगटन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, उनका आप समझ रहे हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में उनका कितना योगदान था। उनको 2 टर्म प्रेसिडेंट रहे, वो 4-4 साल के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट रहते हैं, और उसके बाद जो है 3rd टर्म उनको ऑफर हुआ कि आप तीसरे बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई भी राष्ट्रपति अगर 2 टर्म में, कोई भी अध्यक्ष अगर 2 कार्यकाल में अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को नहीं लागू करवा सकता तो फिर तीसरे टर्म में भी वो लागू नहीं करवा पाएगा। वो बार बार जो टर्म मांग रहा है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये भी एक संविधान विरोधी है कि जो बार बार
अपने को ही प्रोजेक्ट कर रहा है और समाज की लीडरशिप को अवसर नहीं दे रहा है। तो इसके बाद नेल्सन मंडेला भी दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन में आप जानते हैं उनका कितना योगदान है, लेकिन नेल्सन मंडेला भी एक ही टर्म प्रेसिडेंट बने, दूसरे टर्म उनको ऑफर हुआ तो उन्होंने मना कर दिया और दूसरे लोगों के लिए मार्ग जो है प्रशस्त किया। तो साथियों, जो भारत का संविधान है वो लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करता है, वो पावर टू द पीपल की बात करता है, पावर सेंट्रलाइजेशन का या पावर केंद्रीकरण की बात नहीं करता है, शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। ये जो कमियां हैं वो हम उन लोगों में है जो अंबेडकर का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो ये कमियां हैं उसके साथ काम कर रहे हैं। जो 4 कैटेगरी है उसको के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। तो हमें क्या करना है, अगर चमचा युग से बाहर निकलना है तो कांसीराम ने कहा, और वो कांसीराम ने जो कहा वो कोई नया नहीं कहा, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो है चमचा युग से बाहर निकलना है तो आपको ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाना पड़ेगा। नैरो बेस्ड मूवमेंट चला के आप चमचा युग से बाहर नहीं निकल सकते। नैरो बेस्ड कौन सा है? केवल दलित की बात करना, दलित आंदोलन चलाना, केवल अपनी जातियों का आंदोलन चलाना, ये सब नैरो बेस्ड है। ब्रॉड बेस्ड कौन है? जो फूले ने कहा शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) में, और जिसको बाम सेफ ने आगे बढ़ाया। और संजय ने कल ये बात बताया कि जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही थी तो बाबा साहब ने उसका थीम रखा था, और जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ था 1948 में, तब भी बाबा साहब ने ये कहा कि भाई तुम अगर चाहो तो मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम बदल करके बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन करने के लिए तैयार हूँ, या फिर तुम चाहो तो कोई अपना बैकवर्ड क्लास का एसोसिएशन बना लो और हम दोनों मिल करके एक साथ आने के लिए तैयार हैं। तो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाना पड़ेगा। जो ये नैरो बेस्ड मूवमेंट चला रहे हैं वो भी संविधान विरोधी हैं, और वो भी अंत में बिक जाते हैं, वो भी अंत में जो है साठगांठ कर लेते हैं। तो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट और लोकतांत्रिक प्रणाली, इसके आधार पे आप अगर एक संगठन का निर्माण करते हो, और जो ये टॉपिक सब लोगों ने कहा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अपने जाओ और अपनी घर के दीवारों पर लिख लो कि तुम्हें इस देश का शासक करती जमात बनना है। जमात के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि आर.एस. राम को जो है इस देश का शासक बनना है या किसी व्यक्ति विशेष को शासक बनना है या मुख्यमंत्री बनाना है या प्रधानमंत्री बनाना, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आपको इस देश का गवर्निंग क्लास बनना है। तो गवर्निंग क्लास बनने के लिए जो हमारे बाधा है वो बाधा यही है कि हमारे अपने लोग जो है संविधान विरोधियों के साथ साठगांठ कर लिए हैं। तो हमें क्या करना है कि ऐसे साठगांठ करने वालों को जमीन पर उतर करके इनका भंडाफोड़ करना है, इनको एक्सपोज कर देना है कि ये जो दलाल है, जो खापर्डे साहब ने कहा कि ये दलाल और भड़वे है, तो इनको एक्सपोज कर देना कि ये चमचा है, ये दलाल है, ये समाज का हित नहीं चाह रहा है, बल्कि ये बिक गया है अपने को एमपी बनाने के लिए, अपने को एमएलए बनाने के लिए या अपने को मंत्री बनाने के लिए ये बिक गया है। और हमारे अंदर से ईमानदार, कैपेबल और जेन्युइन जो लीडरशिप है उसको क्रिएट करना है। और जैसा ललित ने बोला कि हमें अपने जो लोग हैं थोड़े हो सकता है कि कमज़ोर लगे, थोड़े हो सकता है कि उनमें नॉलेज की कमी हो, लेकिन नॉलेज की कमी होना कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। नॉलेज हाँ बड़ी बात नहीं है, नॉलेज हम ट्रेनिंग से किसी को भी दे सकते हैं। कोई नॉलेज अपनी माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता, सब लोग नॉलेज पैदा होने के बाद ही ग्रहण करते हैं। तो नॉलेज में कमी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो ईमानदार होना चाहिए। अगर वो ईमानदार है तो हम उसको ट्रेंड कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं जो है। तो हमें जो अपने लोग हैं, हमारे जो अपने संगठन से निकले, अपने क्या बोलते हैं उनको,
टेस्टेड एंड टोस्टेड लोग हैं, अपने जो है कैडराइज लोग हैं, अपने जो ट्रेंड एंड कल्चर्ड लोग हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिनकी बोली ललित कुमार की तरह से निकलती, जो एकदम सीधे गोली की तरह लगती है। तो हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है, इन पे विश्वास रखना है, और ऐसे जाति के नेताओं को जो साठगांठ कर रहे हैं, ऐसे चमचों को और ऐसे दो सनातनी और प्रगतिशील को, इनको नहीं समर्थन करना है। अगर हम ये करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और हम जो है इस देश का शासक करती जमात बनेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।